हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? मेहनत कर में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मेडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 17 हम पहुंच गए हैं, जिसमें हम अकबर को पढ़ रहे थे। तो एक बार हम कल का रिवीजन करते हैं। कल हमने अकबर की मनसबदारी व्यवस्था को समझा था कि अकबर ने मनसब देने शुरू किए थे। वो अपने आसपास के सारे दुश्मनों को अपना मनसब बना लिया करता था। सबसे छोटा मनसब 10 का हुआ करता था और सबसे बड़ा मनसब 5000 का हुआ करता था। लेकिन दो अकबर के दरबार में ऐसे महान सेनापति रहे, एक उसका भाई अजीज खान और दूसरा मानसिंह, जिनको 7000 तक का मनसब मिला। उसके बाद हमने मनसबदारी व्यवस्था अकबर की पूरी डिटेल में समझने के बाद कल हमने समझे थे अकबर के युद्ध। और अकबर के युद्ध में हमने एक मालवा का बाज बहादुर युद्ध समझ लिया था और गढ़कटंगा के आसपास का जो एरिया था, गोंडवाना का जो एरिया था, वहां पर हमने दुर्गावती के बारे में अच्छे से पढ़ा था। मालवा का शासक था, कल की रिवीजन की बात मैं बता रहा हूं, मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर अपनी प्रेमिका रूपमती के चक्कर में इतना बावला हो गया कि उसने अपना सैनिक प्रशासन पर ध्यान देना बंद कर दिया था। यह मौका मिल जाता है अकबर को, तो 1561 में बाज बहादुर पर आक्रमण करने आता है अदम खान का बेटा, इसका महामंगा का बेटा अदम खान। अदम खान जब मालवा पर अटैक करता है तो बाज बहादुर वहां से भाग जाता है और रूपमती अपनी आत्महत्या कर लेती है। फिर अदम खान वापस चला जाता है तो बाज बहादुर मालवा की लोकल पब्लिक का सपोर्ट पाके दोबारा से गद्दी पर बैठ जाता है। इस बार अकबर स्वयं आता है और जब उसको पता चलता है कि अकबर आया है तो वो राणाओं के पास भाग के वहां पर शरण ले लेता है। और जब बाज बहादुर को दिख जाता है कि अब अकबर से मालवा को नहीं वापस ले पाऊंगा, तो वो जाके अकबर के दरबार में चला जाता है, सरेंडर कर देता है और अकबर इसको अपना मनसब बना लेता है। फिर अकबर का नेक्स्ट टारगेट अपना होता है गढ़कटंगा वाला एरिया, जो गोंडवाना वाला एरिया है। वहां के अमनदास, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा, उस समय कंट्रोलर होते हैं जो शासक कर रहे होते हैं उस वाले एरिया पर, और वो बहादुर शाह का साथ देते हैं। इसलिए बहादुर शाह उनको एक उपाधि देता है संग्राम शाह। आने वाले समय में कई किताब उनको संग्राम सिंह लिखने लगी थी और कई किताबें संग्राम शाह। वो कौन थे? अमनदास थे, गढ़कटंगा वाले एरिया, नर्मदा वाली नदी के आसपास के एरिया के वो शासक थे। ठीक है। वो अपने सबसे कुशल बेटी की शादी करा देते हैं दुर्गावती, जो चंदेलों की रानी थी। और दुर्गावती जब उनसे शादी करती है तो बहुत चंद्र उम्र में, बहुत ही कम उम्र में उस राजा की डेथ हो जाती है। तो गढ़कटंगे वाले एरिया की, गोंडवाना वाले एरिया की अगर कोई शासिका फिर जो बनती है वो दुर्गावती बनती है। उधर से इलाहाबाद से आसफ खान, अकबर का मुख्य सेनापति, इस पर अटैक करता है और दुर्गावती बहादुरी से लड़ती हुई खुद अपने खंजर मार के अपनी हत्या कर लेती है। और यहां से आसफ खान बहुत अपार धन दौलत लूट के लेके जाता है। वो सारी धन दौलत लूट लेके जाने के बाद इलाहाबाद चला जाता है, लेकिन मुगल दरबार में सिर्फ 200 हाथी भेजता है। ये बात अकबर को पता चलती है। अकबर बोलता है, हाँ भाई 200 तो हाथी सिर्फ मेरे पास भेज रहा है और तू इतनी अपार धन दौलत लूट के लेके आया है, ये क्या बात हुई? और पूरा तूने गढ़कटंगा वाला एरिया को ही कब्जे में कर लिया है, पूरा नर्मदा घाटी के आसपास का एरिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। नो नो, गलत बात। क्योंकि हम जानते हैं अकबर ने सबसे अपनी बातचीत बना के रखी। ऐसा नहीं कि अकबर अगर किसी को हरा देता था तो उसके बाद सरकलम कर देता था उसको और जाके कब्जा कर लेता था, नहीं। यही तो चीज थी जो अकबर को इतना महान बना के ले गई कि वो अपने दुश्मनों से भी संधि करता था, समझौते करता था, उनका सम्मान करता था हारने के बावजूद। इसलिए जो उसके दुश्मन होते थे ना, वो भी दोस्त बनने के बाद अकबर के लिए वफादार हो जाया करते थे। ऐसा दिल सबके अंदर कहां होता है जो सबको क्षमा करने की, सबको माफ करने की क्षमता रखे? अपन जैसे लोग के साथ तो किसी ने अगर गलत कर दिया तो हम तो उसे मार काट देंगे, लेकिन अकबर ऐसी बुद्धि का था जो अपने दुश्मनों से समझौते करता था और उनको इतना सम्मान देता था, इतना सम्मान देता था कि उसके दुश्मन भी सोचते थे, यार अजीब बादशाह है, पूरे भारत का बादशाह है और हमसे इतने प्यार से बात कर रहा है। जब वो हारे हुए राजा अकबर के दरबार में जाते थे, अकबर खुद उठ के उनको सलाम करता था, उनका आदर सम्मान करता था। अब आप मानिए, पूरे भारत का सबसे बड़ा बादशाह एक छोटी सी रियासत के राजा को इतना आदर सम्मान दे रहे हैं, तो वो भी इस चीज को समझते थे और फिर अकबर के खिलाफ साथ में वो भी वफादार हो जाया करते थे। ये थी अकबर की नीति। तो कल हमने ये नर्मदा घाटा वाली एरिया का पूरा एरिया पढ़ लिया था और साथ में हमने मालवा, कल हमने अकबर के 2 युद्ध पढ़ लिए थे।
हम जानते हैं फिर उसके बाद अकबर का, मैंने लास्ट में जाते जाते बताया था कि अकबर का फिर 10 साल 1562 से 1572 तक अगर फोकस रहा तो मेनली राजस्थान और गुजरात वाले एरिया पर। आज अपने को वही समझना है। ठीक है जी, चलो ये बड़े यहां पे आप हरका और साथ में अकबर के बारे में भी जानेंगे। ये जोधा नहीं थी, ये हरका थी। अब आप इस चीज को अच्छे से समझना। देखो राजस्थान के बारे में, अरे यार ये ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, रुको, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा और थोड़ा नीचे। देखो जी ये वाला एरिया, अरे ज्यादा बड़ा हो गया ये तो। अपन जानते हैं ये वाला एरिया लगभग राजस्थान है। ठीक है, देखो राजस्थान में ये ऊपर वाला एरिया है जयपुर। थोड़ा सा मैप से पहले समझ लो, ये इतना था मेवाड़। इस मेवाड़ में मेनली आया करते थे राजसमंद वाला एरिया, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। ये मेनली ये पूरा एरिया मिलके बनाते थे मेवाड़। इसके इधर था ये मारवाड़, जोधपुर वाला एरिया। ठीक है, इधर आ जाएंगे, ये है बीकानेर। ठीक है, ये पूरा थोड़ा सा इसको हटाओ, ये इतना। और अगर आप इधर आएंगे तो ये है जैसलमेर। मैप से आप समझ लो क्योंकि आपको तभी समझ आएगा जैसलमेर। और ये नीचे वाले एरिया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये वाले एरिया कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये मैप मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। राजस्थान के मेनली ये एरिया आपको पता होना चाहिए। ये जयपुर आमेर वाला पूरा एरिया है जहां पर भारमल वगैरह थे। मारवाड़ ये पूरा मालदेव वाला एरिया जहां चंद्रसेन थे। जो मेवाड़ था यही उदय सिंह, राणा प्रताप और राणा सांगा वाला एरिया ये था सारा। ठीक है जी, ये आप अब देखो अच्छे से समझो। 1562 में अकबर जवान था, बिल्कुल नौजवान। तो 1562 में वो राजस्थान जाता है और मेड़ता जीत लेता है राजस्थान का। राजस्थान का एक जगह पड़ती है ऊपर ही, यहां पर मेड़ता को जीत लेता है अकबर। और उस समय मेड़ता का जो शासक होता है, जो राजपूत राजा होता है, वो होता है जयमल। क्योंकि अकबर की आर्मी इतनी बड़ी होती है कि बेचारा जयमल जीत नहीं पाता। और 1562 में जयमल हार जाता है, मेड़ता को कब्जा कर लेता है अकबर। और जयमल जाके हारने के बाद राणाओं के पास रहने लगता है। राणा मतलब मेवाड़ वाले एरिया में। कहां जाके रहने लगता है? राणाओं के पास। ठीक है, और धीरे 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 अकबर बाकी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत बनानी शुरू कर देता है। ठीक है, अब इस समय के राजस्थान में अगर कोई सबसे मजबूत रजवाड़े थे, अगर सबसे मजबूत कोई राणा थे तो वो था चित्तौड़ वाला एरिया। और ये चित्तौड़ वाले एरिया पे जितने भी, चाहे उदय सिंह रहे हो, चाहे महाराणा रहे हो, चाहे राणा सांगा, उन्होंने कसम खा ली थी कि हमें अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करनी, हमें अकबर को अपना राजा नहीं मानना, हम अकबर के झंडे के नीचे काम नहीं करेंगे, हम अकबर के मनसब नहीं बनेंगे। लेकिन अकबर के लिए ये मेवाड़ वाला एरिया जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अकबर इससे जस्ट ऊपर यहां आगरा में बैठा है। और आगरा से गुजरात आने का सबसे शॉर्ट एरिया जो रास्ता था वो ये था जो मेवाड़ से होके आया करता था। और गुजरात को कंट्रोल करने के लिए मेवाड़ को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अकबर ने 1567 में 1568 में मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है जी, और मेवाड़ के उस समय जो राणा थे, महाराणा थे, वो थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। अब उदय सिंह को यह बात पता चलती है कि भाई अकबर आक्रमण करने आ रहा है चित्तौड़ पे, उदयपुर पे। ये उदय सिंह के नाम पे ही उदयपुर बसा हुआ है मेवाड़ में नीचे। जैसे बीका के नाम पे बीकानेर बसा हुआ है। जोधा, ये वाली जोधा नहीं जिसे जोधा अकबर समझने लगो, ये वाली जोधा नहीं, दूसरी जोधा। हाँ, तो देखो होता क्या है, 1567 में अकबर पूरी नीति बनाता है मेवाड़ पर कंट्रोल करने की। मेवाड़ पर कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि गुजरात पर शासन तभी अच्छे से हो सकता है, इवन रास्ते की भी रास्ते को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब मेवाड़ को कंट्रोल कर लोगे। अब मेवाड़ के जितने भी राणा है वो कसम खा के बैठे हैं कि हम अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
जब तक जी और जान है तब तक लड़ेंगे, अपनी जमीन की, अपनी माटी को, अपने देश को कभी झुकने नहीं देंगे। अब अकबर ने बोला भैया अच्छा नहीं मानोगे तो युद्ध होगा। फिर उदय सिंह ने बोला ठीक है। अब 1567 में 1567 में अकबर पूरी प्लानिंग बना रहा होता है मेवाड़ पर अटैक करने की, और उस समय मेवाड़ के महाराणा होते हैं उदय सिंह। अब उदय सिंह अपने आसपास के सारे राजाओं को बुलाते हैं, सब लोग जाते हैं। सारे राजाओं को बुला के उदय सिंह पूछते हैं जी देखो जी, सबसे पहले तो मुझे इन मुगलों की हिस्ट्री बताओ क्या रही है, कैसे कैसे युद्ध लड़ते हैं। तो उदय सिंह को बताया कि देखो अपने तो लड़ने का ये तरीका है कि जब अपने को कोई दुश्मन बहुत बड़ी सेना लेके आके घेर लेता है तो हम तो किले के अंदर बंद हो जाते हैं। और हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रखा है, किलों के अंदर ये किले इतने बड़ा हुआ करते थे, राजस्थान के किले इतने बड़े हुए करते थे कि 30,000 से 35,000 लोग आराम से 6 महीने उन किलों के अंदर रह सकते हैं। उन किलों के अंदर खेती की जाती थी, कुएं थे, 200, 250, 500 कुएं हुआ करते थे किले के अंदर। और उन 500 कुएं में आप 6 महीने तक का पानी भर सकते थे 30,000 लोगों का। इतने बड़े बड़े किले हुए करते थे। अच्छा, इतने बड़े किले होते तो आगे क्या करते कि जब हमें पता चलता था कि किसी ने आके हम पे अटैक करना है और उनकी आर्मी बहुत बड़ी है और हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, तो हम किले के अंदर सारे अपने देशवासियों को, अपने जमीन, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, किसान वगैरह, सबको किले के अंदर बुला के और किले के दरवाजे बंद कर लिया करते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या करते हैं कि दुश्मन इंतजार करता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। जब उसको लगता है कि 5 महीने हो गए हैं और वो 5 महीनों से हमारी सरजमी पर बैठा है, इतनी सारी पब्लिक को लेके बैठा है, उसकी अनाज की जो चेन है वो टूट गई है, तो वो वापस चला जाता है अपनी आर्मी को लेके और फिर हम गेट खोल लेते हैं। अच्छा, अब अगर कोई बहुत बड़ी आर्मी लेके आ जाए और बहुत ज्यादा राशन पानी लेके आ जाए और आपके किले के सामने से जाए ना, तब क्या करोगे जी? तब हम साका करते हैं। साका क्या होता है कि एक युद्ध होता है जिसमें महिलाएं जौहर कर लेंगी और जो पुरुष हैं वो केसरिया कर लेंगे। और इनके बारे में देखो जी, हम अलाउद्दीन के सामने बहुत अच्छे से इस केसरिया, साका क्या होता है, जौहर क्या होता है, वहां पढ़ चुके हैं। तो उदय सिंह ने बोला उसका रिजल्ट क्या आता है कि रिजल्ट ये आता है कि सारे लोग केसरिया कर लेते हैं, पुरुष सारे मर जाते हैं। फिर जो हमारा विपक्ष होता है, जो हमसे राजा लड़ने आया है सामने, वो आता है, किले के अंदर घुसता है और हमारे किले को लूट के लेके चला जाता है। जितनी महिलाएं बचती हैं उनको जबरन ले जाके गुलाम बना लेते हैं। तो उदय सिंह ने बोला ये तो कोई अच्छा इलाज नहीं है, क्योंकि हम तो हार जा रहे हैं, हारने के बाद सारे पुरुषों की मृत्यु हो जा रही है, महिलाएं जौहर कर लेती हैं और फाइनली जो हमारा दुश्मन है वो आके हमारे किले को घेर लेता है। तो हमें अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। तो उदय सिंह ने से पूछा गया कि आप बताइए किस नीति से युद्ध लड़े। तो उदय सिंह ने बोला जी देखो, अब की बार जब अकबर हम पे आक्रमण करेगा तो किले के अंदर कुछ लोग रहेंगे और कुछ लोग किले के बाहर रहेंगे, सो दैट अगर किले के अंदर वाले को अगर घुस के आर्मी मार भी देगी तो कम से कम जो किले के बाहर हैं वो उनके जाने के बाद दोबारा आर्मी तो इकट्ठी कर लेंगे, कम से कम दोबारा लड़ने की क्षमता तो रखेंगे। तो उदय सिंह की बात मान ली गई। चलिए जी ठीक है, मान लिया। अब बात आती है कि किले के अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन रहेगा। तो उदय सिंह ने बोला देखो जी, किले के अंदर रहूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जब गेट खुलेंगे तो लड़ने जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, उसके बाद आप लोग बचोगे, आप आके दोबारा से किले पे कब्जा कर लेना। ये बात बाकी राजाओं को पसंद नहीं आई कि आप महाराणा हैं, जनता का कनेक्शन हमसे नहीं आपसे है। अगर राजा जिंदा रहता है तो राष्ट्र जिंदा रहता है, देश जिंदा रहता है, देशवासियों पे एक फीलिंग होती है कि ठीक है हम हार भलेंगे लेकिन हमारा राजा जिंदा है। लेकिन अगर पब्लिक को यह लगे ना कि यार हमारा राजा ही मर गया है, तो पब्लिक का मनोबल टूट जाता है। जाहिर सी बात है, देशवासियों का मनोबल टूट जाता है कि दुश्मन आके बैठा हमारे राजा को मार के चला गया, तो पब्लिक का मोरल डाउन हो जाता है। अगर आप किले के अंदर रहेंगे तो राशन खत्म होने के बाद आपको लड़ना पड़ेगा, आप केसरिया युद्ध में मारे जाएंगे, और आप मारे जाएंगे तो पब्लिक का भरोसा टूट जाएगा, दुश्मन के जो इरादे हैं वो और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। इसलिए किले के अंदर हम रहेंगे और बाहर आप जाके पहाड़ों पर छोटे छोटे युद्ध में लड़िए। उदय सिंह ने बोला चलो भैया ठीक है, लड़ लेते हैं। अब समस्या आती है कि किले के अंदर कौन रहेगा, इतने सारे राजा थे। तो किले के अंदर रहते हैं 2 बहादुर सेनापति, एक जयमल। ये वही जयमल है जो 1562 में किससे हार के आया है,
अकबर से, और अपना मेड़ता बेचारा इससे, जयमल का एरिया था मेड़ता, अकबर ने इससे छीन लिया था 1562 में, और तभी से ये मेवाड़ों के साथ रह रहा था नीचे वाले एरिया में। ये वाला एरिया इसका अकबर ने छीन लिया था। इसने बोला देखो जी 1562 में आया था, उसने मुझसे लड़ाई करी थी, भले ही मैं हार गया हूं, लेकिन मुझे अकबर से लड़ने का एक्सपीरियंस है कि अकबर की युद्ध नीति क्या होती है, उसकी आर्मी कैसे लड़ती है, तो मैं अच्छे से लड़ पाऊंगा। तो एक तो किले के अंदर रह जाता है जयमल, और एक हो जाता है पत्ता, एक बहुत बहादुर सेनापति है पत्ता। ठीक है, देखिए जयमल कहां का है, मेड़ता का, है ना, और पत्ता एक्चुअली इसकी एक बेटी कह रहा हूं, इसकी बहन होती है जयमल की फूलकुंवर। क्या नाम होता है बेटी बहन का, फूलकुंवर। फूलकुंवर की शादी कराई जाती है पत्ता से। ठीक है, तो ये भी आपस में जीजा और साले हैं आपस में ये। ठीक है, और जयमल क्या है, मेड़ता का राजा जो 1562 में हारा था, और अब वो बदला लेने के लिए उदय सिंह के किले के अंदर रुक गया है। सारा प्लान सेट हो जाता है कि किले के अंदर रहेंगे पत्ता और साथ में जयमल, और बाकी सारे राजा बाहर पहाड़ियों पर छोटे छोटे युद्ध में सेनाओं का माइंड डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, अकबर आता है, बहुत विशाल सेना लेके 6 महीने का डेरा डाल देता है किले के चारों तरफ। अब किले के चारों तरफ जब वो डेरा डाल देता है, तो कुछ समय बाद किले के अंदर का राशन पानी खत्म हो जाता है। अब राशन पानी तो खत्म हो रहा है, देखो उस बीच एक चीज और होती है, अकबर तोप वगैरह लेके आता है, क्योंकि बाबर भारत में तोप लेके आया था, तो अकबर के समय इन पे मुगलों पे तोप की कमी नहीं थी। तो डेली अकबर क्या करता था, तोप लगवा दी और किले की दीवार तोड़वाता था। मारो भाई, अपने से सारे तोपचियों से बोला था मारो दीवार में, मारो इसकी दीवार तोड़ो। तो दिन भर सारे तोपची तोप से दीवार तोड़ते थे। अगली सुबह जब वो दोबारा उठते थे, देखते थे भैया पूरे दिन में जितनी दीवार तोड़ी, रात में उतनी चिनवा दी गई। फिर अगले दिन वो तोप से दीवार गिराते, फिर अगले दिन दीवार चिन दी जाती। अकबर कह रहा है ये कौन है कि रातों रात दीवार चिनवा दे रहा है भाई। उसने बोला एक बार रात को देख के पता करो कि इस किले के अंदर है कौन। अकबर की सेना ने बोला ठीक है जी, हम इस बार देखेंगे कि रात में दीवार चिनवा कौन रहा है। जब उस दिन रात में देखा गया तो पता चला कि किले के अंदर तो जयमल है, और जयमल रातों रात दीवार चिनवा देता है। तो अकबर ने सारे तोपचियों को बोला ओए चलो दीवार गिरानी बंद करो, ये तो वही जयमल है जिसको 1562 में हमने हराया था और इससे इसका मेड़ता छीन लिया था। इसको थोड़ा बहुत लालच देते हैं, हो सकता है कि ये हमारी बातों में आ जाए। तो वो दीवार दिलवानी बंद कर देता है। अब अगले दिन अकबर अपना एक मैसेंजर भेजता है जयमल के पास। वो अकबर का मैसेंजर मैसेज लेके जाता है जयमल के पास, और जयमल से बोलता है कि देखिए आप यहां क्यों उदय सिंह के लिए यहां पर अपने किले की रखवाली कर रहे हैं, उनकी दूसरे के किले की। 1562 में हमने आपसे मेड़ता छीना था, आप ये पकड़ो मेड़ता की चाबी, मेड़ता किले की चाबी, आप चुपचाप जाओ और जाके मेड़ता में शासन करो दोबारा। आप पे कोई भी अटैक नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूं अब की बार से। जयमल ने बोल दिया नहीं, मेरे को उदय सिंह बहुत भरोसे के साथ इस किले की चाबी दे के गए और उन्होंने बोला है कि किले के अंदर तेरे को सारी व्यवस्था का ध्यान रखना है, मैं नहीं जाऊंगा। मैसेंजर वापस अकबर के पास लौट गया। मैसेंजर ने अकबर से बोला जी देखो जयमल के इरादे तो बड़े बुलंद लग रहे हैं, वो तो मना कर रहा है कि वो मेड़ता उसको नहीं चाहिए, उसका जो उसको ड्यूटी मिली है वो किले को संभालने की मिली है, तो वो चित्तौड़ के किले को संभालेगा, वो ऐसे लालच लेके नहीं आएगा। अकबर ने फिर दोबारा ट्राई किया। मेड़ता के बराबर में एक जगह पड़ती थी नागौर, कौन सी, आज भी पड़ती है नागौर। अगली बार मैसेंजर साथ में भेजा और अकबर ने बोला जयमल से कि ले यार तू मेड़ता के साथ साथ तू नागौर भी ले ले, तू क्यों बिना वजह दूसरे के चक्कर में मरने के लिए घूम रहा है, इससे सही तू जा मेड़ता और नागौर पे अपना चुपचाप शासन कर, तेरे को जिस भी चीज की दिक्कत आएगी हम तेरे पीछे खड़े हैं। यहां पे मान के चलिए कोई पड़ोसी गया आपके घर से और आपको अपने घर की चाबी दे के चला गया, ठीक है, चोर आए, है ना, और आपके पड़ोसी घर में ताला तोड़ के चोरी करने लगे, है ना, या मान के चलिए उसको पता चला चोर को कि जो आपका पड़ोसी है जो घूमने गया है उसने आपको ही पकड़ लिया और आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख दी कि भाई चुपचाप दे रहा है उसके घर की चाबी है, मारू गोली, तो आप क्या बोलेंगे, भाई ये ले लो ताली, उसका घर वो जाने, मैं अपने घर ही ठीक हूं, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। तो यहां तो छोटे से घर की हम क्या कहते हैं परवाह नहीं करते,
कि जो भी जाए ठीक है, अपना घर सेफ होना चाहिए। यहां तो जयमल को बेड़ता के साथ साथ अकबर ने नागौर देने की कोशिश करी, लेकिन जयमल क्लियर मना कर दी कि तू मुझे लालच देने की सोच रहा है। उदय सिंह को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने उनसे वचन लिया है कि मैं किले की रक्षा करूंगा, तू मुझे लालच देके तोड़ना चाह रहा है। पूरी तरह जयमल ने इस चीज को मना कर दिया। जब अकबर ने देखा भाई ये बात नहीं बनेगी, तो अपनी सारी तोपों वालों को बोला चल रहे हो, तोप दोबारा लगाओ और दोबारा से दीवार तोड़ो। अब जब दीवार तोड़ी जा रही थी तो रात में जयमल फिर दोबारा उसको मनवाने आया दोबारा से। तो जब जयमल खड़ा था तो एक बंदूक वाले ने जयमल के गोली मारी और वो जाके जयमल के पैर में लग गई। अब जयमल के पैर में गोली लग गई एक तो, ऊपर से अब किले का राशन भी अंदर का खत्म होता जा रहा था। तो अब एक ही ऑप्शन था कि गेट खोलो और गेट खोलने के बाद जो बाहर सेना बैठी है उससे लड़ो। ठीक है, अब समस्या क्या थी कि किले के अंदर है 10,000 की आर्मी। कितने की? 10,000 की आर्मी। और अकबर लेके आया है 1 लाख की आर्मी। किले के चारों तरफ से अकबर की आर्मी कितने जनों ने घेर रखा है? 1 लाख ने। और किले के अंदर कितनी आर्मी है? 10,000। 110% निश्चित है कि आपकी हार होनी है और अकबर की जीत होनी है। तो इस केस में कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा? साका। कैसा युद्ध लड़ा जाएगा? साका। साका किया गया, केसरिया किया पुरुषों ने, महिलाओं ने जौहर किया। और इस जौहर में, इस केसरिया में, इस युद्ध में पत्ता और जयमल ने जो आतंक मचाया है, इसके 10,000 सैनिक अकबर के 50,000 सैनिकों को खा गए थे। 50,000 सैनिकों को खा गए थे कि जितना घाटा सामने वाले का हो सकता है कर दो, और कर दिया गया। लेकिन फाइनली देखो इनकी डेथ तो होनी निश्चित थी। तो जयमल और पत्ता इस युद्ध में 1567 की बात बता रहा हूं मैं, 1567 में इस युद्ध में जयमल और पत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन अकबर ने देखा जिस बहादुरी से ये बंदे लड़े यार, जबकि इनकी तो प्रॉपर्टी नहीं थी, प्रॉपर्टी तो उदय सिंह की थी, लेकिन अपने राजा के प्रति इतना आदर सम्मान होना, इतनी दृढ़ निश्चिता होना कि नहीं, इनको इतने लालच दिए गए, इन्होंने लालच नहीं लिए। अकबर भी समझा कि यार ये सच में बहुत महान थे। इसलिए जब इनकी डेथ हो गई थी तो जीतने के बाद अकबर वापस आगरा गया और आगरा में जाके इन दोनों की आगरा में अपने महल में मूर्ति बनवाई थी, हाथी पे बैठे हुए, बहुत बड़ी सी मूर्ति बनवाई। और राजा यहाँ पे ये पत्ता और जयमल आगरा में आप जाके देख, अब तो नहीं है, और मूर्ति बनवाई अकबर ने विजय अभियान के बाद कि यार भले ही दोनों सेनापति हार गए लेकिन क्या लड़े, और दूसरे के लिए। अब देखो अकबर के बाद जहांगीर आया, उसको किसी चीज से मतलब था ही नहीं। उसके बाद जहांगीर, ये शाहजहां आया, वो भी ठीक ठाक था। जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने देखा आगरे में भाई ये कौन है सेनापति जिनकी ये मूर्ति है। तो औरंगजेब को बताया कि जो आपके लकड़दादा पड़दादा थे ना अकबर, वो एक युद्ध लड़ने गए थे मेवाड़ में। अच्छा, तो अब वो बोलता है औरंगजेब, अच्छा तो मेरे पापा की ये लकड़दादा पड़दादा की साइड से ये दोनों सेनापति गए होंगे और उन्होंने वहां पे जाके राजस्थान में मारा होगा और ये जीत के आए होंगे। उन्होंने बोला नहीं, ये आपके लकड़दादा की साइड से लड़ने नहीं गए थे, ये मेवाड़ की तरफ से लड़े थे और आपके लकड़दादा को भुला दिया था एक बार के लिए युद्ध लड़ना। तो उनकी बहादुरी को देखते हुए आपके लकड़दादा ने इनका क्या बनवाया था? मूर्ति। औरंगजेब बोलता है मेरे लकड़दादा की बुद्धि सटी आ गई थी, तोड़ो इन्हें, क्योंकि वो तो हिंदू से आप जानते हो कितना कट्टरपंथी दिखाता था। तो उसने आगे जाके इनकी मूर्तियों को तोड़वा दिया था। ठीक है, अब मेवाड़ बहुत कमजोर हो गया इस युद्ध के बाद। हालांकि इस मेवाड़ के एरिया में से जो नीचे उदयपुर वाला एरिया है, ये नीचे जो उदयपुर वाला एरिया है, यहां पर धीरे धीरे उदय सिंह ने दोबारा अपने पांव जमाए। लेकिन 1572 में उनकी हो गई डेथ। ये युद्ध कब हुआ है? 1567 में। और उसके बाद 1572 में उदय सिंह की हो गई डेथ। और उदय सिंह के बाद इस उदयपुर वाले एरिया पर अगर कोई शासन बना तो उदय सिंह के बेटे कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ये गद्दी पर बैठे। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो अकबर ने देखा यार इसके पापा से तो मैंने इतना लड़ा था मैं,
तो इसके पापा ने तो क्लियर मना कर दिया था उदय सिंह ने कि वो हमारे साथ समझौता नहीं करेंगे। अभी नया नया उसका बेटा बैठा है, उसके पास मैसेंजर भेज के देखते हैं, क्या पता उसका बेटा मान जाए और हमसे समझौते कर ले। क्यों? क्योंकि इस समय तक लगभग पूरे राजस्थान के सारे रजवाड़ों ने, राजपूतों ने अकबर के साथ जाके संधियां कर ली थी। सिर्फ मेवाड़ ही ऐसा था जो अंत तक खड़ा रहा। कुछ समय तक मारवाड़ भी था, लेकिन बाद में जाके मारवाड़ों ने भी वैवाहिक संबंध बना लिए थे, लेकिन मेवाड़ अंत तक लड़ता रहा मुगल सल्तनत से। अब जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे, तो महाराणा प्रताप जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो अकबर अपने मैसेंजर भेजने शुरू कर देता है महाराणा प्रताप के पास। जी देख भाई, कुछ नहीं रखा लड़ाई में, तेरे पिताजी से भी मैं लड़ा था, बिना वजह जयमल कटा गए, पत्ता मर गया, कोई फायदा नहीं हुआ, तेरा इतना सारा एरिया मेरे पास चला गया, कोई फायदा नहीं है, आजा मुझसे समझौता कर ले, जो बोलेगा वो करूंगा तेरे लिए। तो जब महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर बैठे, महाराणा प्रताप जब 1572 में गद्दी पर बैठे, तो इनके पास सबसे पहले अकबर ने जलाल खान कोरची को भेजा। किसको भेजा? जलाल खान कोरची को। अकबर ने बोला जलाल खान कोरची जा महाराणा प्रताप के पास और उनको बोल कि यार मुझसे समझौता कर ले, क्या बिना वजह लड़ाई वड़ाई करनी, लोग मर जाते हैं, कोई फायदा नहीं है, अपना आपस में समझौता कर लेते हैं और वो मेरा मनसबदार बन जाएगा। तो जलाल खान कोरची जाते हैं महाराणा प्रताप के पास कि मुबारकबाद हो जी, आप महाराणा बन गए, अकबर मुगल बादशाह के तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने आपको बहुत बहुत बधाइयां दी हैं, लेकिन जी देखिए एक बात है। तो महाराणा प्रताप ने बोला बताइए। कि देखिए आपके पिताजी भी अकबर से लड़ते रहे, उसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं, इतने सारे लोग आपके मरे, इतने सारे लोग हमारे मरे, और आपके आसपास के भी सारे लोग लगभग हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर चुके हैं, तो आप भी प्लीज हमसे समझौता करके और बात को यहीं खत्म कीजिए। महाराणा प्रताप ने बोला कि वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने अपनी जमीन की रक्षा के लिए सबके प्राण दांव पर लगा दिए, और तुम मुझसे कहते हो कि मैं जाके तुमसे समझौता कर लूं, समझौता करके अपने ऊपर कलंक लगा लूं? नहीं, जब तक महाराणा प्रताप रहेगा तब तक चित्तौड़ उदयपुर इंडिपेंडेंटली शासन करेगा। बेचारे जलाल खान कोरची चले गए, अकबर को जाके बताया कि भैया नहीं मान रहे मान सिंह, ये महाराणा प्रताप, तो उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया है युद्ध होगा, तभी चित्तौड़ तभी जीत पाओगे तुम। अकबर ने फिर ट्राई किया। अकबर ने इसके बाद मानसिंह को भेजा। ये हरका के भतीजे थे, मानसिंह गए। मानसिंह का अच्छा खासा आमेर वाले एरिया के राजा थे, राजा भारमल के बेटे थे ये। तो मानसिंह गए। अब जब मानसिंह गए तो मानसिंह जब मिलने गए महाराणा प्रताप से, तो महाराणा प्रताप उनसे मिलने ही नहीं आए। दरअसल क्यों मिलने नहीं गए? क्योंकि महाराणा प्रताप मानसिंह का जो रिलेशन देख रहे थे ना, मानसिंह लगभग महाराणा प्रताप के बेटे जितने थे। तो महाराणा प्रताप ने बोला यार ये मेरे बेटे के समान है, इससे मैं क्या मिलने जाऊंगा। तो महाराणा प्रताप ने अपना बेटा इससे मिलने भेज दिया। महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। तो अमर सिंह मानसिंह पे जहां पे मिलने की इनकी अपॉइंटमेंट सेट हुई थी, वहां पे अमर सिंह पहले से जाके पहुंच जाता है। तो मानसिंह आता है तो अमर सिंह को देख के बोलता है कि अपने पिताजी को बुलाओ। तो अमर सिंह बोल देता है पिताजी तो नहीं आएंगे, आपको जो भी बात करनी है मुझसे करो। तो मानसिंह ने बोला नहीं, मुझे तो समझौता करना है, मेरे को जो मैसेज देना है, जो बातचीत करनी है वो आपके पिताजी से करनी है, आप अपने पिताजी को बुलाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, पिताजी तो नहीं आएंगे, जो भी आपने बात करनी है मुझसे बात करो। तो यहां पर मानसिंह को बहुत अपमान वाली वो लगती है कंडीशन की यार मैं तो इतनी दूर से चल के इससे बात करने आया और ये मुझसे बात करने भी नहीं आ रहा। तो मानसिंह चले जाते हैं वापस अकबर के दरबार में और जाके बहुत गुस्सा होते हैं मानसिंह की, आपने मेरे को कहां भेजा यार, वो मुझसे बात करने तक नहीं आ रहे हैं। तो अकबर ने पूछा इतना बिल खिला क्यों रहा है, ले पेप्सी पी, चलो इसे नींबू पानी लाओ, शिकंजी लाओ, इसे शिकंजी पिलाई और इनसे पूछा कि बात बता मिलने क्यों नहीं आए। उन्होंने बोला कि तू मेरे बेटे समान है तो मैं भी अपना बेटा तुझसे मिलने भेज देता हूं, जाओ। अकबर ने बोला यार उसकी भी बात गलत नहीं है, बात तो उसकी भी सही है। तो मानसिंह के पिताजी थे भगवंत दास। कौन थे? भगवंत दास। तीसरी बार अकबर ने भगवंत दास को भेजा कि इस बार आप जाओ और महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश करो कि यार वो ना लड़े युद्ध और समझौता कर ले। भगवंत दास फिर जाते हैं महाराणा प्रताप के पास और महाराणा प्रताप को काफी समझाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन महाराणा प्रताप के इरादे बिल्कुल नेक और बिल्कुल बुलंद थे कि हम बिना लड़े सरेंडर नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। इसके बाद अकबर के वित्तीय मंत्री थे टोडरमल, उन्हें भेजा गया चौथे नंबर पे, तब भी वो नहीं माने। कई किताबें बताती हैं कि एक बार को महाराणा प्रताप मान गए थे कि ठीक है चलो हम समझौता कर लेते हैं। अच्छा, समझौता करने का तरीका यह होता था कि जिसने भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली है, मतलब अकबर को अपना राजा मान लिया है, तो एक बार जाके उसे अकबर के सामने पेशी देनी पड़ती थी, सलाम करना पड़ता था जाके। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है मेरा बेटा आ जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। अकबर इस चीज को लेकर तैयार नहीं हुआ। उसने बोला कि देखो अगर आपको मेरी स्वाधीनता स्वीकार करनी है तो एक बार महाराणा प्रताप को मेरे दरबार में आके पेश होना पड़ेगा। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। तो एक बार हल्की सी बात बनी भी थी, महाराणा प्रताप संधि के लिए तैयार हुए भी थे, लेकिन वो संधि होते होते इसलिए रुक गई क्योंकि महाराणा प्रताप को आगरा बुलाया गया और वो मुगल दरबार में नहीं गए। उन्होंने बोल दिया मेरा बेटा चला जाएगा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। अब जब इतनी सारी कंडीशंस हो गई और महाराणा प्रताप ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं किसी भी तरीके से बिना लड़े सरेंडर नहीं करूंगा, तो अकबर पे फाइनली फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बनता था, युद्ध ही होना था। इसलिए इसके बाद 1576 को एक युद्ध होता है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। क्यों हो रहा है? क्योंकि अकबर ने बहुत बार कोशिश कर ली महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कि प्लीज वो संधि कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप अपने इरादों पर डटे हुए हैं। उन्होंने मना कर दी कि हम कैसे भी तुझसे समझौता नहीं करेंगे। अब जब वो नहीं मानते तो इनमें युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस में होगा? सीधी सी बात है, महाराणा प्रताप और अकबर में होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप की साइड से एक तो महाराणा प्रताप इस युद्ध में लड़ने जाएंगे, क्योंकि भाई युद्ध नीतियों से लड़े जाते हैं, प्लानिंग से लड़े जाते हैं। बिना प्लानिंग के युद्ध लड़ोगे मार खा के आओगे। अपन लोग जो एग्जामिनेशन देने जाते हैं कंपटीशन वाले, हमारी प्लानिंग कुछ होती नहीं, हम देने चले जाते हैं, इसलिए तो हमारे सिलेक्शन नहीं होते। एक प्लानिंग होनी चाहिए। राम जी कभी भी रावण को नहीं मार पाते अगर विभीषण आके रावण के मरने का प्लान नहीं बताता राम जी को। ठीक है, प्लान पूरा पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जो हमारा दुश्मन है, उसको क्रैक करने का प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा प्लान महाराणा बना रहे हैं अकबर को हराने के लिए कि उन्होंने बोला मेरी साइड से एक तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। अच्छा, हम शुरू से जानते हैं कि जब से ये मुगल भारत में आए इनकी अफगानों से एक नहीं बनी। बाबर इब्राहिम लोदी, हुमायूं शेर शाह, अफगान और मुगल हमेशा आपस में गद्दी के लिए लड़ते रहे। महाराणा प्रताप ने इसका फायदा उठाया। वो जानते थे कि अफगान मुगलों से बहुत चिढ़ते हैं, तो उन दिनों अफगानों का सबसे मशहूर सेनापति था हकीम खान सूर। अफगानों का सबसे मशहूर सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। महाराणा प्रताप ने उसको अपनी ग्रुप में शामिल कर लिया कि भाई देख, तुम अफगानों और ये जो मुगल लोग हैं ये बिना वजह अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, जहां भी आ रहे हैं लड़फड़ के बड़ी सी आर्मी लेके आते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और तुम तो याद करो कि तुम्हारे पूर्वजों को इन्होंने कैसे मारा है, तो अब बदला लेने की स्थिति हो गई है, समय आ चुका है, तुम मेरे साथ लड़ो, हम मुगलों को मारेंगे। तो अफगानों ने बोला बिल्कुल जी, इन्होंने पीछे हमारे साथ बहुत गलत चीजें करी हैं, हम भी बदला लेंगे। तो उन दिनों अफगानों का जो सबसे बढ़िया सेनापति था उसका नाम था हकीम खान सूर, और वो महाराणा प्रताप की साइड से लड़ने के लिए आ जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में। तीसरा, एक भीलों की जाति होती थी, आज भी होती है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, ये काफी ट्राइबल लोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मीणा वगैरह जो हो गए राजस्थान के, ये भील एक एरिया था, जैसे भीलवाड़ा में लोग ज्यादा रहते थे, भील। तो उन दिनों जो भीलों का जो नेता था वो भी इस युद्ध में लड़ने आ गया। तो भील भी किसके साइड से लड़ रहे थे? सारे महाराणा प्रताप की साइड से। और चौथा इसमें सबसे मेन चुंडावत। चुंडावत मतलब उन दिनों चुंडावत में थे कृष्णदास चुंडावत। अब ये कौन है कृष्णदास चुंडावत? इसके लिए देखो आपको थोड़ा सा राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान के इतिहास में एक महाराणा लाखा सिंह हुए। महाराणा लाखा सिंह का एक बेटा था चुंडा। महाराणा लाखा
जब बूढ़े हो चुके थे तो चुंडा के लिए एक रिश्ता आया, और जब वो रिश्ता लेके आए लड़की वाले, तो वो ये बताना भूल गए कि हम रिश्ता चुंडा के लिए लेके आए हैं। आके उन्होंने सारे मैसेज पढ़ दिए। महाराणा लाखों को लगा कि रिश्ता मेरे लिए आया है, और बुढ़ापे में वो खुश हो गए, वाहवाही करने लगे कि अरे देखो बुढ़ापे में भी हमारे लिए रिश्ते आ रहे, लेकिन एक्चुअली वो रिश्ता आया था चुंडा के लिए। अब जब लड़की वालों को पता लगा कि महाराणा लाखा सोच रहे कि रिश्ता मेरे लिए, तो उन्होंने अपनी मिस्टेक को सही करना चाहा और उन्होंने बताना चाहा कि देखिए रिश्ता आपके लिए नहीं, आपके बेटे के लिए था। तो जितनी पास की आवाम थी, जितने दरबार थे, वो हंसने लगे महाराणा लाखा पे कि देखिए बूढ़े पर भी इसको बिल्कुल शांति नहीं है, रिश्ता आया बेटे के लिए, खुश हो रहा है खुद। तो चुंडा को लगा यार एक लड़की की वजह से मेरे बाप की बेइज्जती हो रही है। तो चुंडा ने कसम खा ली कि इस लड़की का विवाह होगा तो मेरे बाप से होगा, वरना नहीं होगा। तो बहुत सारी शर्तें रख दी गई थी उस समय कि ठीक है हम लाखा से शादी करा देंगे, लेकिन अगला जो राजा होगा वो फिर वो चुंडा नहीं होगा, जो रानी से शादी करने के बाद जो लड़का पैदा होगा राजा होगा। चुंडा ने बोला ठीक है, मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। हालांकि लाखा के बाद राजा बनने कौन चाहिए थे? चुंडा। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि आप रानी की शादी मेरे पिताजी से कराओ, लेकिन मैं आपको इस बात की बिल्कुल गारंटी देता हूं कि मैं अपने बाप की मृत्यु के बाद गद्दी पर नहीं बैठूंगा। इससे रानी से जो शादी कर रहे हैं, इनसे संतान पैदा होगी, गद्दी पर वो बैठेगा। और करते 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 देखे फिर चुंडावतों ने, इन चुंडाओं ने कसम खाई कि भले ही हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन हम हमेशा जब भी चित्तौड़ पर कोई हमला करेगा तो हम अपने चित्तौड़ के बचाने के लिए हमेशा लड़ेंगे। तो उन दिनों चुंडाओं का अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो वो थे कृष्णदास चुंडावत, और इन्होंने बहुत पहले कसम खाई थी कि मेवाड़ पर जब भी आक्रमण होगा तो हम मेवाड़ की मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। तो अब इनका समय आ गया था उस भावना को पूरा करने का। इसलिए चुंडावत भी किसकी साइड से लड़ रहे थे? महाराणा प्रताप। और दिल्ली में बैठे थे उन दिनों तोमर। दिल्ली में उन दिनों कौन बैठे थे? तोमर। इन तोमरों का भी अच्छा खासा पेश था मुगलों से, तो तोमर भी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की साइड ही हो गए। देखो इससे हमें पता चल रहा है कि महाराणा प्रताप संगठन बनाने में बड़े मजबूत थे। वो लोगों को इंप्रेस करना जानते थे, उनको यूनाइट करना जानते थे, एकता में विश्वास रखते थे। जब आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे तो वहां ये चीज लिख सकते हैं कि इस सारे कारनामे से यह हमें झलकता है कि महाराणा प्रताप एक संगठित सेना का नेतृत्व करना जानते थे, और आसपास के एरिया को कैसे हम अपने साम्राज्य में मिला सकते हैं उसका उन्हें पूरी तरह आइडिया था। तो महाराणा प्रताप की साइड से मेन ये लड़ रहे थे। अब अकबर की साइड से दो महान सेनापति आ रखे थे, एक था मानसिंह और दूसरा था आसफ खान। अब देखिए आसफ खान वही है जो दुर्गावती से लड़ने गया था, इलाहाबाद का सेनापति, ये लड़ने आते हैं। ठीक है, अब हल्दी घाटी का युद्ध होता है। एक्चुअली इसका नाम हल्दी घाटी क्यों बोला गया? तो देखो ये मिट्टी अगर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स तो बहुत तरीके की मिट्टी होती है। लेटराइट, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, बहुत सारी सॉइल्स होती हैं। तो इस वाले एरिया की जहां पर ये युद्ध हो रहा था वहां की मिट्टी पीली है, तो वहां से टर्म आ गया हल्दी। और घाटी क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच के एरिया को हम क्या बोल देते हैं? घाटी। तो ये पहाड़ों के बीच का एरिया एक मैदान है जहां की मिट्टी जो है पीली है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया जगह का हल्दी घाटी। गिरी सुमेल वाला जो एरिया है ना, वहां पर पड़ता है राजस्थान के। अब यहां पर ही युद्ध होता है। इस युद्ध में मुगल सेना को ज्योग्राफिकल लोकेशंस खास नहीं पता थी, और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का एक एक चप्पा पता था कि कहां पर छुपना है, कहां से वार करना है, कैसे वार करना है। इसलिए महाराणा प्रताप अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग लेके चल रहे थे। अब आपको जब हल्दी घाटी आना होगा ना, तो मुगलों को एक दर्रे में से होके आना था। दर्रा समझते हैं? कैनाल। ठीक है, पहाड़ में एक दर्रा बना देते हैं, उस दर्रे से हम क्रॉस करके आते हैं। तो जैसे ही इसकी पूरी आर्मी, अकबर की आर्मी उस दर्रे में से आ रही थी, पतली सी दर्रा होता है, दर्रे में से पूरी आर्मी आ रही थी, उधर की साइड से महाराणा प्रताप की सेना ने बहुत भारी आर्मी के साथ इनकी सेना को दौड़ा दिया। अकबर की आर्मी को कुछ समझ ही नहीं आया, इतनी जोर से उन्होंने पीछे की साइड से आक्रमण करे और सामने से, कि अकबर की आर्मी पांव में चप्पल जो पैर रखी थी उन्हें हाथों में लिया, बिना पीछे देखे भागने शुरू हो गए।
सारी अकबर की आर्मी तितर बितर हो गई, क्योंकि पहला आक्रमण महाराणा प्रताप के पूरे संगठन ने इतने व्यवस्थित तरीके से करा था कि अकबर की आर्मी को समझ ही नहीं आया और अकबर की आर्मी तितर बितर होके भागने लगी। लेकिन उसी में अकबर की आर्मी में एक नॉर्मल सेनापति था जिसका नाम था मिहित्तर खान। क्या नाम था? मिहित्तर खान। मिहित्तर खान ने देखा, यार हमारी मुगल आर्मी इन राणाओं से डर के भाग रही है, क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने सुल्तान को जाके, अपने बादशाह को, कि हम मेवाड़ की सेना से डर के भाग के आ गए। तो मिहित्तर खान दिमाग से काम लेता है और उस आर्मी के बीच में एक गलत अफवाह फैला देता है कि सिपाहियों, सैनिकों, तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, युद्ध में साक्षात हमारे मुगले सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आ चुके हैं और युद्ध में साक्षात हमारे बादशाह लड़ रहे हैं। और जैसे ये बात आर्मी को पता चलती है कि ओए हमारा बादशाह आ गया है, सारी आर्मी का मनोबल बढ़ गया। जब भी कोई ऑपरेशन होता है और जो उस ऑपरेशन का लीड कमांडर होता है, जब वो सबसे आगे चल रहा होता है ना, तो पीछे वाली आर्मी का अपने आप भरोसा बुलंद रहता है कि यार हमारा कमांडर हमारे साथ, हमें डरने की क्या जरूरत है। तो युद्ध में जब भी राजा खुद आ जाया करता था तो उसकी सेना का मनोबल अपरंपार हो जाया करता था। तो सेना में दोबारा मनोबलता आई, स्टेबिलिटी आई, जोश आया कि अकबर खुद आ चुका है, जबकि ये एक झूठी अफवाह थी। लेकिन इसने काम बना दिया कि क्या क्या काम बना दिया कि मुगलों का जो सेना का जो आत्मविश्वास खो गया था वो आत्मविश्वास वापस आ गया, और उधर महाराणा प्रताप का संगठन जो बहुत ही वीरता से लड़ रहा था, उनके अंदर एक थोड़ा सा डाउट आ गया कि यार अकबर अब खुद आ गया है, क्या हम जीत पाएंगे। तो महाराणा प्रताप की आर्मी का मोरल हो गया डाउन और इधर अकबर की आर्मी का मोरल हो गया हाई। अब इनमें युद्ध होने शुरू हुए। इस बीच टक्कर होती है महाराणा प्रताप और अमर सिंह की। ठीक है जी। अब देखो, मानसिंह बैठ के आया है हाथी पे, और महाराणा प्रताप के घोड़े का तो नाम आप सब जानते हैं, चेतक। चेतक बहुत ही बहादुर घोड़ा था। महाराणा प्रताप को युद्ध जिताने में बहुत ज्यादा भूमिका होती थी चेतक की। ठीक है। अब मानसिंह बैठा है हाथी पे और ये महाराणा प्रताप है नीचे घोड़े पे। महाराणा प्रताप नीचे घोड़े पे से भाला फेंक के मारते हैं मानसिंह नीचे झुक जाता है हाथी पे बैठा बैठा। अब महाराणा प्रताप पूरी टेक्निक, पूरा अपना युद्ध की पूरी प्रैक्टिस करके आते हैं। अब जो उनका घोड़ा है वो देखिए कितना समझदार था। वो जानता था कि अब महाराणा प्रताप को ऊपर चढ़ना है और हाथी पे चढ़ के मानसिंह को मारना है। तो महाराणा प्रताप हाथी की सूंड पे अपने पैर ऐसे खड़े कर देता है, सो दैट जो महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठे हैं वो घोड़े से उठ के हाथी की सूंड पे चढ़ेंगे, हाथी की सूंड से हाथी के सिर पे, और सिर पे जाने के बाद हाथी के ऊपर पहुंच जाएंगे। ऊपर बैठा है मानसिंह, फिर उसे नीचे खींच लाएंगे। लेकिन इस बीच जब घोड़ा हाथी की सूंड से अपने पैर वापस ला रहा होता है तो मानसिंह भी एक बहुत कुशल सेनापति था, बहुत ही दिमागदार सेनापति था। वो हाथी की सूंड में खंजर लगा के लाया था, खंजर जगह जगह। तो जैसे ही चेतक अपने पांव नीचे खींचता है तो उस खंजर की वजह से चेतक के पैर कट जाते हैं और चेतक युद्ध में हो जाता है घायल। और महाराणा प्रताप को जब ये बात पता चलती है कि भाई चेतक घायल हो गया है, युद्ध में से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो जैसे तैसे वही मानसिंह को छोड़ के महाराणा प्रताप चेतक को निकाल उस युद्ध से कि जैसे तैसे निकालते हैं। लेकिन अपने में एक समस्या सबसे बड़ी क्या थी कि हमारी जो सेना थी वो जब तक लड़ती थी जब तक राजा युद्ध लड़ रहा है। जैसे ही हमारे में राजा पीछे हट जाए तो पूरी आर्मी पीछे हट जाया करती थी। अब अगर महाराणा प्रताप खुद युद्ध में से निकल जाएंगे और आर्मी को पता चलेगा कि महाराणा प्रताप युद्ध में से चले गए हैं, तो जितनी भी संगठन है सब वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से तो 110% कौन जीत जाएगा? मुगल जीत जाएंगे। तब तुरंत ऐसे में एक दूसरा बंदा था जिसने पूरी महाराणा प्रताप की ड्रेस पहनी और उसने राजा का वेश लिया और राजा के वेश में वो लड़ा और लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुआ और जैसे तैसे महाराणा प्रताप वहां से चेतक को लेके निकले और अधिक खून बहने के कारण चेतक की हो गई मृत्यु और महाराणा प्रताप जैसे तैसे युद्ध में से अपनी जान बचा के निकले। लेकिन इधर क्या हो रहा था
कि मान सिंह भी बस सोच रहा था कि कब युद्ध रुके, क्योंकि मान सिंह भी देख रहा था अभी हम युद्ध जीतने की स्थिति में नहीं है। महाराणा प्रताप एक मजबूत संगठन के साथ आए हैं जिसका आकलन मान सिंह ने नहीं किया था। और मान सिंह भी चाह रहा है कि यार अगर हार गए तो पूरी दुनिया में थू थू हो जाएगी कि महाराणा प्रताप एक चित्तौड़ के राजा से पूरे दिल्ली का बादशाह, पूरे भारत का बादशाह हार गया। इसलिए मान सिंह सोच रहा था कि कैसे भी युद्ध रुके और हम भी फटाफट यहां से वापस निकले। जैसे महाराणा प्रताप गए, युद्ध धीरे 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 होना शुरू हुआ। उधर मान सिंह ने अपनी सेना को पीछे लाए और धीरे धीरे युद्ध यहीं पे रुका, बिना किसी नतीजे के। बिना किसी नतीजे के युद्ध यहां पर रुक गया। पूरी तरीके से कंट्रोल अकबर का फिर दोबारा चित्तौड़ पर नहीं हुआ। अब मानसिंह जब ये महाराणा प्रताप जब युद्ध में से निकल गए, युद्ध कंट्रोल हो गया, तो मानसिंह और आसफ खान दोबारा आगरा लौट गए मुगल दरबार, और धीरे 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 दोबारा से महाराणा प्रताप अपने खोए हुए साम्राज्य को इकट्ठा करने लगे। इधर जब मानसिंह अकबर के दरबार में पहुंचते हैं तो अकबर पूछता है भाई महाराणा प्रताप कहां है? तो पता चलता है कि यार वो तो नहीं आए। कि क्यों नहीं आए? मार दिया तुमने उन्हें? कि यार मारा भी नहीं है। तो अकबर पूछता है तो मारा नहीं तो कहां है? पकड़ के लाए हो, बंदी बना के लाए हो, क्या हुआ? तो मानसिंह ने बोला जी कुछ भी नहीं हुआ, वो युद्ध में से निकल गए बीच में से। तो अकबर ने बोला यार तुम पे एक राजा नहीं हराया जा रहा, हट। और अकबर इतना नाराज हुआ था कि कुछ दिनों के लिए उसने मानसिंह का दरबार में आना बंद कर दिया था, क्योंकि अकबर को बहुत भरोसा था मानसिंह पर, और वो जाके महाराणा प्रताप को हरा ही नहीं पाया। कुछ दिनों के लिए मानसिंह का दरबार में आना अकबर ने बंद कर दिया था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। अब इतने होता क्या है ना, अकबर के साथ ये 1576-1570 की बात है, 76 की। उसके बाद जो काबुल और पंजाब वाला एरिया है वहां पर अकबर के भाई ही विरोध कर देते हैं, और इधर जो अफगान वाला एरिया है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला, अकबर को वहां भी जाके जीतना होता है। इसलिए इसके बाद अकबर मेवाड़ पर अपना फोकस थोड़ा कम कर देता है, और मेवाड़ पर फोकस कम करने के बाद वो उसके बाद जाता है कहां? गुजरात। इसी बीच में देखो 1567 में हुआ था उदय सिंह से उसका युद्ध, और 1576 में हुआ है फिर हल्दी घाटी का युद्ध। बीच में 9 साल हैं। इन 9 साल अकबर ने क्या करा? राजस्थान के बाकी एरिया को जीता। राजस्थान के बाकी एरिया जैसे मारवाड़ को जीता। मारवाड़ पर मालदेव बैठा था, ये वही मालदेव है जो शेरशाह सूरी से लड़ा था। ठीक है, अभी इसको बीच में लाते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस युद्ध के बाद फाइनली एक बार फिर इस युद्ध का नतीजा नहीं आया और अकबर यहां से शांत हो गया। उसने मेवाड़ पर अपना फोकस थोड़ा कम किया। हालांकि जब आप डीप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बाद वो खुद भी आया। एक बार वो उदयपुर को जीत के भी गया, उसके बाद उसने अब्दुल रहीम को भी भेजा, अब्दुल रहीम को भी वापस बुला लिया गया। लास्ट में अफजल खान आया, अफजल खान को पूरी तरह महाराणा प्रताप ने मार दिया था। तब अकबर को समझ आया था कि भाई महाराणा प्रताप से लड़ा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने चित्तौड़ पर अपना ध्यान ना लगा के अकबर ने बाकी भारत पे ध्यान लगाया था। ठीक है, तो ये थी चित्तौड़ की बात। एक एक चीज आप लिखते रहना, बहुत मेन चीजें ये होती हैं। ठीक है, तो चित्तौड़ का तो ये था। अब देखो बाकी का समझो, ये सारी चीजें लिखते रहा करो, एक भी चीज यहां से छुटेगी आपकी नहीं। अब देखो शुरू से समझो। 1562 में जब अकबर नौजवान था, ठीक है, तो एक बार अकबर के महल में हाथियों का खेल चल रहा था। हाथी आपस में लड़ रहे थे और उन हाथियों को जो कंट्रोल करता था उसको इनाम दिया जाता था। जो जोधपुर के राजा थे, कहां के? आमेर के, जोधपुर के जो राजा थे भारमल, जोधपुर कह रहा हूं, आमेर के राजा कौन थे? भारमल। ठीक है, भारमल जाते हैं अकबर के दरबार में, और जो वो हाथी आपस में लड़ रहे थे, जो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहे थे, भारमल जाके उन हाथियों को कंट्रोल कर देते हैं। हाथियों के तबेले में कूद के, सोचो अगर वहां पे फंस गए तो हाथियों के बीच में तो जान से मारे जाओगे। लेकिन वहां पर भारमल कूदने के बाद उन हाथियों को कंट्रोल कर देते। तो अकबर एक पे एक छाप छोड़ते कि यार ये बंदा काम का है। अकबर को लगता है कि यार किसी से हाथी आपस में रुक नहीं रहे थे, भारमल ने हाथी को लड़ने से रोक दिया, शांत कर दिया। तो यहां पर छाप छूट जाती है थोड़ी सी अकबर की भारमल पर। और 1562 में, कब? 1562 में जब अकबर राजस्थान जाता है मेड़ता जीतने। क्या जीतने जाता है? मेड़ता। मेड़ता का राजा कौन है? यही जयमल, जो भी हारा, मरा।
तो जब ये बात पता चलती है अकबर को, अकबर की भारमल को कि अकबर जो है अभी राजस्थान आए हुए हैं, तो भारमल उनका स्वागत करते हैं कि प्लीज आप आइए, आप तो दिल्ली के बादशाह हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे महल में आए। तो उन दिनों अकबर व्यस्त था, तो उसने बोला अभी तो देखो मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, वापस आते हुए मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तो जब अकबर मेड़ता जीतने के बाद वापस आ रहा होता है तो वो आमेर में भारमल के पास जाता है और भारमल अकबर से रिश्ता मजबूत करने के लिए अपनी बेटी हरकाबाई का रिश्ता कर देते हैं। किससे? अकबर से। ये कोई पुरानी बात, ये नई बात नहीं है। आप पहले से देखें, बहुत रानी, हिंदू रानियों ने इनसे दिल्ली सल्तनत में भी और मुस्लिमों में भी शादी करी, मुगलों में भी। तो आमेर के जो राजा होते हैं भारमल, वो अपनी बेटी हरकाबाई का अकबर से रिश्ता करा देते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बना लेते हैं। इस बात से उदय सिंह और महाराणा प्रताप जो होते हैं ना, बहुत खफा होते हैं कि भारमल जी आपको देखना चाहिए, आपने अपनी इस बेटी जो है वो कहां डाल दी है, मुगलों में। लेकिन भारमल बोलते हैं कि अकबर बहुत बढ़िया बंदा है, क्योंकि अकबर ने कभी भी किसी से उनका सम्मान नहीं छीना, चाहे वो कितना ही छोटा राजा हो, कितना ही बड़ा, सबका सम्मान बना के रखा। जीतता था, जीतने के बाद सामने वाला राजा हार भी गया, तब भी उसको आदर सम्मान के साथ व्यवहार करता था उसके साथ। ये उसकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि सारे राजा उसकी तरफ खिंचते चले आए। अगर वो भी बाकी राजाओं की तरह करता कि जीत गए, जीतने के बाद मार काट दिया, गुलामी करवा दी, रेप करवा दिए लड़कियों के, कुछ उल्टा सीधा करवा दिया, तो बाकी राजा लगातार अकबर से टक्कर लेते। लेकिन अकबर जीतने के बाद उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। तो सारे राजा सोचते थे यार इसकी क्या नीति है, एक तो जीत गया है, इतना पैसे वाला है, इतना मजबूत है, फिर भी यार हमसे इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो सबने उसका दिल जीत लिया था, उसने सबका दिल जीत लिया था। इसलिए जो भी उसके ये जीते हुए एरिया थे, जितने भी उसने अपने मनसब बनाए, किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करी, क्योंकि अकबर ने भी उनसे पूरा अच्छे से व्यवहार किया। हरकाबाई की शादी कर दी गई इससे। अब जोधा, ये जिसको हम जोधा नाम से बोलते हैं, एक्चुअली जोधा नहीं थी, इसका नाम हरका था। ये हरका बिल्कुल भी तैयार नहीं थी मुगलों से शादी करने के लिए, बिल्कुल भी। इसने कसम खा ली, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, काली मां मैं तुम्हें कसम देती हूं, मैं अकबर का सर कलम करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगी। अबे अकबर है वो, मुगले बादशाह, दुनिया झुका दी उसने, तुम सिर कलम करोगे? क्या करे महिलाएं। अकबर जितना नीति बनाने में स्ट्रांग था, वो दिमाग का इतना ही शातिर था। वो चाहता तो इससे शादी नहीं करता, लेकिन जो इसका एटीट्यूड था शुरुआती दौर में, इन मैडम का जो शुरुआती में एटीट्यूड था कि मैं आपको सर कलम कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। और पहली बात, अकबर तो रिश्ता लेके गया ही नहीं, भारमल खुद रिश्ता लेके गए थे अपनी बेटी का। तो जो कोई बेटी का रिश्ता लेके आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, रानी है, कर ली। तो अकबर ने भी शादी कर ली। और हालांकि आगे जाके देखो, इनकी बात बनी तो ऐसी बनी, इतिहास में जोधा अकबर के नाम से इनको जाना गया और जाना जाता रहेगा जब तक इतिहास है। ठीक है, तो ये तो था ये। अच्छा, ये कहां के राजा है? आमेर के। अब देखो 1567 में उसका उदय सिंह से युद्ध हुआ और 1576 में हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप से हुआ। इस बीच देखो कितने साल हो गए हैं, 9 साल। इस 9 साल अकबर ने किया तो क्या किया, उसने इस 9 साल में रणथंबोर को जीता। रणथंबोर देखो, अगर मेवाड़ से को भी हटा दें, अगर पूरे राजस्थान का कोई सबसे मजबूत किला था तो वो रणथंबोर का किला था। ये वही रणथंबोर का किला है, हमीर देव वाला, जो शेरशाह सूरी से लड़े थे। रणथंबोर के किले पर कब्जा किया। उसके बाद उसने इस बीच डूंगरपुर और बांसवाड़ा को भी जीत लिया, ये नीचे वाला एरिया। अरे मैप तो मिटा दिया मैंने, सो दैट मेवाड़ की नीचे से अगर कनेक्टिविटी टूट जाए। उसने जैसलमेर जीत लिया, जीता नहीं मतलब राजाओं से संधि कर ली, मनसब बना लिया। बीकानेर के राजा से संधि कर ली। चित्तौड़ के आसपास के जितने भी एरिया थे, सब जाके अकबर को अपना स्वाधीन मान चुके थे। तो मेवाड़ कैसे एग्जिस्ट कर पाता जब उसके सारे पड़ोसियों ने जाके अकबर से दोस्ती कर ली है? तो अकेला मेवाड़ कैसे लड़ पाएगा? लड़ ही नहीं पाएगा। एक कारण यह भी था,
ठीक है। और तो और अब देखो मारवाड़ के बारे में समझो, इस बीच वो उसने मारवाड़ को भी जीता। हम जानते हैं मारवाड़ के शेरशाह सूरी के समय राजा थे मालदेव, है ना। 1562 में इनकी मृत्यु होगी जब अकबर गद्दी पर बैठा। ठीक है। मालदेव का छोटा बेटा था जिसका नाम था चंद्रसेन। छोटे बेटे का नाम क्या था? चंद्रसेन। चंद्रसेन अंत तक लड़ता रहा मुगलों से। इसने भी कसम खा रखी थी कि मरना मर जाऊंगा लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मालदेव भी शेरशाह सूरी से लड़ा था, ध्यान हो तो। और मालदेव का ही बेटा था चंद्रसेन, तो चंद्रसेन भी बिना लड़े कैसे मान जाएगा? तो चंद्रसेन ने भी मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी। महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने बोला कि कोई हो चाहे ना हो, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन समस्या क्या हुई? 75 के आसपास चंद्रसेन की भी मृत्यु हो गई। और चंद्रसेन के बाद इसका छोटा भाई था जिसका नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अभी ध्यान आएगा तो बताऊंगा। चंद्रसेन का एक छोटा भाई था, ठीक है। उसने जाके क्या कर लिया? अकबर से स्वाधीनता, अकबर को मनसबदार बना के और अकबर से समझौता कर लिया। ठीक है। क्या चंद्रसेन ने कभी झुका था अकबर के सामने? नहीं झुका। लेकिन अकबर जब ये मर गया चंद्रसेन, तो चंद्रसेन का जो छोटा भाई था उसने जाके अकबर से हाथ मिला लिया। ठीक है। और हाथ मिलाने के बाद अकबर से अपना रिश्ता और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी, अच्छा नाम ध्यान आ गया, उदय सिंह ही नाम था उनका भी। क्या नाम था? उदय सिंह। अभी ये वाले उदय सिंह नहीं है, ये उदय सिंह मत समझना। ये देखो मेवाड़ के हैं और ये मारवाड़ के हैं, दोनों अलग अलग एरिया के हैं। ठीक है। उदय सिंह की बेटी थी जिसका नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। उदय सिंह ने अकबर से अपना रिश्ता और ज्यादा मजबूत करने के लिए जगत गोसाई की शादी अकबर के बेटे जहांगीर से करा दी। किससे करा दी? जहांगीर से। और इसी जगत गोसाई को आगे जाके उपाधि दी गई जोधा की। किसकी जी? जोधा की। जोधा ये जगत गोसाई थी, ना कि ये हर का। ठीक है। ये जोधा थी। तो आप समझे मालदेव कहां का राजा था? मारवाड़, जो शेरशाह सूरी से हारा। 1562 में इसकी मृत्यु हो गई। मालदेव के बाद गद्दी पर बैठे चंद्रसेन। चंद्रसेन भी मुगलों से बराबर टक्कर लेते रहे, लेकिन ये कोई वाजिब बात थी नहीं, क्योंकि आप मुगलों से लड़ नहीं पाओगे। ठीक है। उसके बाद जब चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई मारवाड़ के गद्दी पर बैठे उदय सिंह, तो उदय सिंह इस बात को बहुत भली भांति जानते थे कि अकबर से टक्कर नहीं ले पाएंगे, इसलिए उसने अकबर से जाके समझौता कर लिया और अपने समझौते को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी अकबर के बेटे जहांगीर से कर दी, जिसका नाम था जगत गोसाई, जो आगे जाके जोधा के नाम से जानी गई। और हम जोधा अकबर कर रहे हैं, एक्चुअली जोधा सलीम है। लेकिन जो सलीम था ना, जो जहांगीर था, ये पक्का वाला अय्याशी था। अभी पढ़ेंगे हम अनारकली वाली इसकी कहानी, अनारकली के लिए देखो कैसे पागल था ये। ठीक है। तो आप देखो राजस्थान के हर एरिया को अकबर ने जाके जीता, और जीतने के बाद हर एरिया के राजा को पूरा आदर सम्मान दिया, उनको उनके सारे राइट्स दिए, सारे अधिकार दिए। बस उन्हें करना क्या होता था? अकबर का मनसब बन जाया होना करता था, और साथ में सिक्के अकबर के चलाने पड़ते थे, जो सिक्के अकबर चलाता था। अकबर के सिक्के अभी हमने नहीं पढ़े, हम आगे पढ़ लेंगे। 2 काम करने होते थे कि जब आप अकबर से हार गए हो, तो एक तो आपको अकबर का मनसब बन जाना है। मनसब मतलब अब आप अकबर के लिए लड़ेंगे। जमीन का मालिकाना हक अकबर का होगा, लेकिन टैक्स कलेक्ट आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स कलेक्ट करने के बाद आप सारा टैक्स खुद रखो, अपनी जनता चलाओ, अपने साम्राज्य को चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा कम पड़ रहा है, दिल्ली से जाके ले लो। लेकिन जमीन का मालिकाना हक अब देखो अकबर का हो गया है। दूसरा, अकबर कभी भी किसी युद्ध नीति पे जाएगा तो आपको अपनी आर्मी के साथ अकबर के साथ शामिल होना पड़ेगा। ये 2 शर्तें रखता था, और उसके बदले आपका सारा आदर सम्मान करता था। तो सारे राजपूत सोचते थे कि जब इतना आदर सम्मान मिल रहा है तो मान लेते हैं बात। भैया आप युद्ध भी तो हारे हो, तो हारने के बाद देखो आपको समझौता तो करना पड़ेगा। बाकी के मुगल बादशाह क्या कर रहे थे कि हारने के बाद राजाओं के साथ व्यवहार गलत करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। अकबर हारने के बाद भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। ये नीति कि दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेना। आपके कोई एक चाटा मार देगा ना, आप जीवन भर निकाल देंगे, बात नहीं करेंगे उससे जवानी में। इस उम्र में, जवानी में अगर हमारे कोई चाटा मार दे तो हम ईंट से जवाब देंगे उसका, जबकि अभी कुछ है नहीं हम।
कुछ भी नहीं है। तब अंदर से इतना पता नहीं किस बात का रौब है। अकबर भारत का मुगले बादशाह छोटे छोटे राजाओं को जाके सम्मान देता था। ठीक है जी। तो अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा बनना है, तो अंदर से बड़ा बनना पड़ेगा। अंदर से बड़े बनिए, लोगों को माफ करना सीखिए, लोगों का सम्मान करना सीखिए। जिस दिन आप ये सब सीख जाएंगे उस दिन जीवन का पहला पड़ाव पार हो जाएगा। जीवन के 4 पड़ाव होते हैं ना, कि सबसे पहले शरीर को कंट्रोल करो, और उसके बाद मन को, फिर दिमाग को, फिर अध्यात्म। तो ये 4 पड़ाव माने गए हैं। जिसने शरीर को कंट्रोल कर लिया वो मन को कंट्रोल कर लेगा, और मन को कंट्रोल जिसने कर लिया वो दुनिया जीत लेगा। अकबर ऐसा ही राजा था। ठीक है, ये थी राजस्थान की इसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग। मेन जो इसमें पूछा जाता है, देखो, वो हल्दी घाटी का ही युद्ध है। अभी हल्दी घाटी का युद्ध देखो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी जहांगीर के समय में जब अमर सिंह आएंगे, महाराणा प्रताप के बेटे, तो फिर दोबारा इसका जिक्र शुरू होगा, है ना। लेकिन क्योंकि वो जहांगीर के समय में है तो हम उसको जहांगीर के समय पढ़ेंगे। अकबर के समय हल्दी घाटी में इतना ही हुआ। बाकी रणथंभौर उसने जीत लिया, और आसपास के सारे एरिया जीतने के बाद सबको, सारे राजाओं को बराबर सम्मान दिया। अब कल की क्लास में हम गुजरात के बारे में समझ लेंगे, और अफगान जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एरिया घेर के बैठे थे उसके बारे में। वहां हमें पढ़नी है दाऊद खान की कहानी। दाऊद खान ने अकबर से टक्कर ली और मारा गया, और उसके बाद पूरा अफगानों को खत्म करके अकबर ने इस बार फाइनली अफगानों को पूरी तरह खत्म किया। और उसके बाद हमें अकबर के दक्षिण भारत के अभियान पढ़ने हैं। खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा वो जीतने गया था, वो सब। जैसे मलिक काफूर गया था ना अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत, वैसे ही ये जाएगा। ठीक है जी। तो इतना आप अच्छे से नोट्स बनाना, लिखते रहना, कोई क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, हालांकि आनी नहीं चाहिए, और सारे कंपटीशन लेवल के लिए ये सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।